अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? तबीयत ठीक है सबकी? ओके, नाउ लेट्स कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। मैं 2 दिन से वीडियोस मैंने नहीं बनाई, कोई अपलोड नहीं की वीडियो। मैंने सोचा यार आज इस टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं कि मैंने बैंक स्टेटमेंट आपको किस तरीके से मेंटेन करना है वो भी मैंने आपको समझा दिया है। ट्रैवलिंग हिस्ट्री आप अपनी किस तरीके से बना सकते हैं वो भी बना दिया। बट नेक्स्ट स्टेप इज़ कि अगर बहुत से मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे आप मूव हो सकते हैं, और जब आप मूव हो रहे होते हो तो इस प्रोसेस को कहते हैं इमिग्रेशन प्रोसेस। ठीक है, पाकिस्तान से रह के भी आप डिफरेंट मुल्कों की इमिग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, काफ़ी सारे ऐसे मुल्क हैं। लेकिन अगर आप यूरोप में आना चाहते हैं तो उसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ पे भी इटली के अंदर कुछ इमिग्रेशन प्रोसेस अभी इन्होंने स्टार्ट किया हुआ था। इमिग्रेंट्स ले रहे थे, ये एक्सेप्ट कर रहे थे और डिफरेंट आर्टिकल्स के थ्रू। लेकिन फ़िलहाल वो इमिग्रेशन का जो प्रोसेस है वो ख़त्म है। तो जो बंदा आपको ये आसरा दे रहा है कि आपको हम इटली के इमिग्रेशन प्रोसेस में डाल देते हैं, आपका आपका इमिग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, ही इज़ जस्ट लाइंग, वो झूठ बोल रहा है। ऐसा कोई भी फ़िलहाल इमिग्रेशन प्रोसेस इटली में तो नहीं चल रहा। तो इमिग्रेशन का प्रोसेस कौन से मुल्क के अंदर चल रहा है? इमिग्रेशन का प्रोसेस अभी फ़िलहाल जो कंट्री सबसे टॉप पे है और काफ़ी सारे इमिग्रेंट जो है वहाँ पे जा सकते हैं, रह सकते हैं, अपनी लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं, वो वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट पोर्चुगल। आप पोर्चुगल आ सकते हैं, पोर्चुगल आके रह सकते हैं, सकूनत इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन कुछ एडवाइसेस हैं। कुछ एडवाइसेस ये हैं कि अगर आप आते हैं और यहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं पोर्चुगल के अंदर, रिगार्डलेस आपने वीज़ा किसी भी शेंजन स्टेट का लिया हुआ, आपने माल्टा का लिया हुआ, आपने स्पेन का लिया हुआ, आपने इटली का लिया हुआ, किसी भी मुल्क का आपने शेंजन वीज़ा लिया हुआ, आपने पोर्चुगल पहुँचना है और अपने डॉक्यूमेंट्स सेफ के ऑफिस में जाके जमा कराना है। सेफ क्या है आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेफ जो है एक बेसिकली गवर्नमेंट का इदारा है जहाँ पे आप जाते हैं और अपनी फ़ाइल लॉक करवाते हैं, अपनी अपनी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट कराते हैं। जब आप फ्लाई करके आते हैं, किसी भी कंट्री में आए, कहीं कहीं का भी आपका वीज़ा है, फॉर एग्जांपल आपने इटली का वीज़ा लिया तो सबसे पहले आप इटली आएंगे और उसके बाद नेक्स्ट फ्लाइट से आप पोर्चुगल जाएंगे। ठीक है, अगर आप ने स्पेन का वीज़ा लिया हुआ है तो आप पहले स्पेन जाएंगे, वहाँ से अगली फ़्लाइट पकड़ के पोर्चुगल जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास शेंजन के, फॉर एग्जांपल चेक रिपब्लिक का आपके पास वीज़ा है और आप फ्लाइट पकड़ के पोर्चुगल चले जाए। दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। इसको एक्सेप्ट नहीं करते अक्सर कंट्रीज, पोर्चुगल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। जिस कंट्री का आपने वीज़ा लिया होता है आपका पोर्ट ऑफ एंट्री वही होना है। वीज़ा लग गया है, आ गए हो यहाँ पे, तो अब करना क्या है? पोर्चुगल पहुँच गए हो, करोगे क्या? अब सीन ये है कि आप अपनी, अगर आपकी अंग्रेज़ी बेहतर है तो आपकी जॉब्स लग सकती हैं। ऐसा नहीं है आपकी जॉब नहीं लगेगी, जॉब लगती है क्योंकि पोर्चुगल में लैंग्वेज बैरियर नहीं है। अंग्रेज़ी ठीक ठाक बोली जाती है, बड़े शहरों में तो बोली जाती है। पोर्ता हो गया, लिस्बन हो गया, वहाँ पे आपकी अंग्रेज़ी चलती है। उसकी बेसिस पे आपकी जॉब्स भी लगती हैं। बिकॉज व्हेन आई वाज ट्राइंग टू फाइंड अ जॉब इन पोर्चुगल, तो मैंने ऐसे एक्सप्लोर करा था मैं, तो मैंने देखा तो मुझे एक कंपनी से ऑफर भी आई थी, बट दे वर नॉट एक्सेप्टिंग माई डॉक्यूमेंट जस्ट बिकॉज मैं इटली में रह रहा था। तो आई एम टेलिंग यू कि अगर आप केपेबल हैं तो आपकी जॉब गूगल में भी लग सकती है और एप्पल में भी लग सकती है। आई नो अ पर्सन जो कि वहाँ पे एप्पल के अंदर जॉब कर रहा है और उसको गूगल से ऑफर थी लिव इन पोर्चुगल, और वो आपके और मेरे जैसे इंसान है, कोई उसके सुरखाब के पढ़ने लगे हुए, नॉर्मल एजुकेशन, एंड ही इज़ वर्किंग देयर इन एप्पल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और उसको गूगल से भी ऑफर थी। लेट मी टेल यू दिस। तो पोर्चुगल के अंदर जब आप आ गए हैं, आपके पास आपका जो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि 2 से 2.5 साल पहले आप नहीं पाकिस्तान जा सकते जब तक आपका पहला रेजिडेंस कार्ड नहीं आ जाता। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर होता है क्या है कि नॉर्मली जो लोग अपनी जिस आर्टिकल के थ्रू अपनी फाइल जमा कराते हैं, दैट इज़ 89। ठीक है, आर्टिकल 89। और उसमें कार्ड जो आ रहे हैं, रेजिडेंस कार्ड जो पहला आ रहा है वो आ रहा है तकरीबन 2 से 2.5 साल के अंदर। ठीक है, एक तो मैंने बता दिया 89 आर्टिकल। फिर होता ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके अंदर कोई आपकी हेल्थ इश्यूज़ हैं और आप काम नहीं कर सकते, या आप अपने आपका इलाज हो रहा है वहाँ पे, तो उसकी बेसिस के ऊपर भी आपका जो रेजिडेंस कार्ड है वो जल्दी आ सकता है। उसके अंदर भी टाइम फ्रेम कम लगता है। तो अगर आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं तो उसकी बेसिस पे ही आपका कार्ड जल्दी आ जाएगा। पहला कार्ड आने से पहले आप पाकिस्तान वापस नहीं जा सकते, या जिस भी मुल्क से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं, आप वापस अपने मुल्क को नहीं जा सकते जब तक आपका पहला रेजिडेंस कार्ड नहीं आ जाता। तो ये आप जहन में रख कर रहिएगा। ऐसा ना हो पाके यहाँ पे परेशान हो जाएं और आप बोलें यार मैं तो वापस पाकिस्तान ही नहीं जा सकता। नहीं जा सकते जब तक पहला रेजिडेंस कार्ड नहीं आ जाता। अब वो 1 साल के अंदर आ जाए, वो 2 साल के अंदर आ जाए, वो 3 साल के अंदर आ जाए, मैक्सिमम टाइम इसका 2.5 साल है।
2.5 साल के अंदर आपका पहला रेजिडेंस कार्ड आजकल के टाइम फ्रेम के हिसाब से आ सकता है, और हम बात कर रहे हैं अक्टूबर 2022 की। ये टाइम फ्रेम बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। आजकल के टाइम फ्रेम के हिसाब से 2 से 2.5 साल का टाइम फ्रेम अपने जहन में रखना है, उससे पहले आप अपने मुल्क नहीं जा सकते। और आप अगर आप गए अपने मुल्क तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो कैंसिल हो जाएंगे, वो बिल्कुल वॉइड हो जाएंगे, और आपका जो पूरा प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाएगा। बेहतर ये है कि आप इसके अंदर रिस्क ना लें अपने मुल्क वापस जाने का। यहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ क्या मिलेंगी? यहाँ पे आपको मेडिकल फैसिलिटी सारी मिल जाएंगी। जैसे ही आपने सेफ के अंदर अपना फाइल जमा करवाई, उसके बाद अपना आपका मेडिकल कार्ड आपने अप्लाई करना है। जैसे ही आपने मेडिकल कार्ड अप्लाई कर दिया, आपको मेडिकल की सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। नॉर्मल हॉस्पिटल से 5 या 10 यूरो की कोई आपका पर्ची बनती है, और वहाँ पे आप अपना इलाज कहीं भी करवा सकते हैं, किसी किस्म का, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। आपको जितनी भी मेडिकल ट्रीटमेंट आपकी ड्यू है, या तो आपको कोई प्रॉब्लम हो गई है या हो रही है, वो सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी, और दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। खुदा न खास्ता आपको कैंसर है, उसका इलाज होगा। खुदा न खास्ता कोई भी, रिगार्डलेस कोई भी बीमारी है, उसका डेफिनेटली इलाज होगा, ये मैं आपको बता दूं। और ये कुछ यूरोप के पर्क्स हैं रहने के। आपको जो मेडिकल है उसके उसके हवाले से कोई भी किसी किस्म की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। मेरा जो अभी एक्सीडेंट हुआ था, अगर मैं पाकिस्तान में होता, कम से कम मेरे ऊपर अगर मेरी इंश्योरेंस मेरी बैंक ने की हुई होती, तो कम से कम मेरा जो एक्सपेंस है वो 30 से 40 लाख रुपए का होता। लेकिन मैंने 1 रुपया भी नहीं दिया। पोस्ट सर्जरी में अपने एक्सपेंसेस बेयर कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जो मुझे फौरी उन्होंने मेरी सर्जरीज की थी, या मैं जितने दिन हॉस्पिटल में रहा 3 महीने के करीब, तो वो उसके अंदर 1 रुपया भी मैंने अपनी जेब से नहीं दिया, वो सब कुछ गवर्नमेंट ने खुद पे किया था। तो मेडिकल फैसिलिटीज़ आर द बेस्ट। मैं आपको बता रहा हूँ, गारंटी से बोल सकता हूँ, जो मेरी सर्जरी हुई है, और मैं आपके सामने जो आज बैठा हुआ हूँ और मैं खड़ा हुआ हूँ और मैं चलने की भी वीडियो अपनी लगा रहा हूँ, तो आई एम टेलिंग यू कि अगर मैं ये मेरा साथ पाकिस्तान में हुआ होता, मैं बंदों के दरवाजे ही खटखटाता रहता कि यार मेरा ये एक्सीडेंट हुआ है, मुझे ये डॉक्टर बोल रहा है करने को, मैं कराऊँ या ना कराऊँ। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे अगर आपकी टांग टूट गई, वो उसको रिपेयर करने के लिए चले जाएंगे, वो आपसे मशवरा नहीं करेंगे कि हम ये सर्जरी करने लगे। तो ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट, वर्ल्ड्स बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ है। और पोर्चुगल भी सेम यही कहानी है। खुदा न खासा कोई प्रॉब्लम हो जाता है, वो छोड़ते नहीं हैं आपको, वो एंड तक आपका इलाज करते हैं। इंसान की वैल्यू है भाई। अगर आपके बच्चे फ्री में पढ़ते हैं, यहाँ पे कोई पैसा नहीं देना अपने स्कूल्स में, कोई फीस नहीं देनी, इट्स ऑल फ्री। बुक्स भी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइडेड होती हैं, और हाँ, कॉपीज पेंसिल वगैरह के पैसे आपने देने होते हैं, इतना तो आप दे सकते हैं मेरे ख्याल से। एजुकेशन ऑल्सो फ्री। गवर्नमेंट के किसी भी आप स्कूल्स में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो भाई ये भी एक ऑप्शन बहुत अच्छा है। अगर आपके बच्चे, आप पाकिस्तान में फ़ीस दे दे के तंग आ गए और आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, तो पोर्चुगल इज़ वन ऑफ द कंट्री विच हेल्प्स यू इन गिविंग योर चिल्ड्रन फ्री एजुकेशन, विच इज़ वन ऑफ द आपके वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स की एजुकेशन है यहाँ पे, जो गवर्नमेंट स्कूल में मिलती है। मैं अपनी बेटी, मेरी गवर्नमेंट स्कूल में यहाँ पे जाती है। मैं पोर्चुगल में नहीं हूँ, आई एम टेलिंग यू, मैं इटली में हूँ, लेकिन द फंक्शन ऑलमोस्ट इज़ द सेम। यूरोप के हर मुल्क का जो फंक्शन है वो तकरीबन सेम ही काम कर रहा होता है। डोंट्स ये हैं भाई कि आपने जब पोर्चुगल आ जाना है तो आपने किसी एजेंट के हाथ नहीं चढ़ना। यहाँ पे आपको लोग बहुत टोपियाँ बनाने की कोशिश करेंगे कि अपनी फाइल जमा करवा दो, अपने हमसे कॉन्ट्रैक्ट ले लो, हम आपके टैक्सेस पे करना शुरू कर देते हैं, आप हम टैक्सेस हमें कैश पे करो, फिर हम आपके टैक्सेस पे करना शुरू कर देते हैं। इट्स ऑल बुलशिट। यू डोंट नीड टू पे एनी टैक्सेस। अगर आप, जब तक आपका काम नहीं लगा, आप टैक्स पे नहीं करेंगे। झूठ बोलते हैं लोग, आपको धोखा देते हैं, आपसे फरेब करते हैं कि भाई आप टैक्सेस नहीं दोगे तो आपका जो बायोमेट्रिक्स की डेट है पहले रेजिडेंस कार्ड के लिए जो कि रिक्वायर्ड होता है, वो आपको उसकी डेट नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड है, सब झूठ है। किसी को कोई कॉन्ट्रैक्ट के पैसे नहीं देने। लोग कॉन्ट्रैक्ट देने के ऊपर आपसे 3-3 हज़ार, 2-2 हज़ार, 1-1 हज़ार यूरो आपसे मांग रहे होते हैं, विच इज़ ऑल बुलशिट। अपना धंधा इन्होंने बनाया हुआ है, आपको किसी को कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आपको सेफ जाना है, आपका काम नहीं है। आप उनको एज अ फ्रीलांसर भी, अपनी कैटेगरी है, उसके अंदर आप जाके अपनी फाइल जमा करवा सकते हैं। तो भाइयों, किसी खुद बनना नहीं है, ज़रा अक्ल के नाखुन लें। किसी को कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आपने सेफ जाना है, आपने जनता के ऑफिस, जो रेजिडेंस कार्ड जहाँ से आपका बनता है, वहाँ पे रहने के लिए रेजिडेंस परमिट इज़ डिफरेंट, जो कि 2 साल 2.5 साल के बाद आएगा। वहाँ पे रहने के लिए आपका एक रेजिडेंस कार्ड बनता है, जो कि जुनता से आपका बनता है। उसकी भी 10 यूरो फीस होती है। तो फीसेज आप मिनिमम, सेफ के अंदर अपॉइंटमेंट जब आप लेते हैं, सेफ जाते हैं, वो उसकी फीस भी तकरीबन 5 से 10 यूरो होती है। तो किसी को एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ये काम आप खुद कर सकते हैं। आपने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री खुद बनाई है, आपने बैंक स्टेटमेंट अपनी खुद मेंटेन की है, तो ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके अलावा अगर आपको किसी किस्म की कोई रिक्वायरमेंट हो, या कोई चीज़, कोई प्रोसेस जो मैंने शायद कवर ना किया हो, इसमें मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि मैं अभी
प्रॉब्ली खुद विज़िट करूँगा पोर्चुगल, क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त वहाँ पे मौजूद हैं। तो आई प्रॉब्ली गो माई सेल्फ एंड सी पोर्चुगल के भाई क्या हालात है, वहाँ से भी आपको मैं दिखाऊँगा। अदरवाइज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पोर्चुगल इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री टू लिव इन राइट नाउ, ठीक है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो वहाँ से यार, फिर भी आप फिक्र कर रहे हैं। तो भाई मेक योर प्लान, इफ़ यू आर प्लानिंग टू मूव टू अनदर कंट्री, दुबई सऊदीया छोड़ दो। और सबसे बेहतरीन फ़ायदा पोर्चुगल का वो ये 5 साल में पासपोर्ट दे देता है। पहला रेजिडेंस कार्ड आपका आता है 3 साल का, और दूसरा आता है आपका 2 साल का। या पहला 2 साल का आता है, फिर 3 साल का आता है। 5 साल आपके रेजिडेंस को पूरे हो गए हो तो आप नेशनैलिटी वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। हमारे लिए भी नेशनैलिटी 5 साल बाद है, लेकिन स्टिल पोर्चुगल में 5 साल बाद मिल जाती है। इटली में 5 साल बाद मिले या ना मिले, यहाँ पे गवर्नमेंट ही इतनी चेंज होती है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन वहाँ पे कानून है 5 साल के बाद आपको पासपोर्ट मिल जाता है। 5 साल में पासपोर्ट, वो भी यूरोप के 6th स्ट्रॉन्गेस्ट, दुनिया के 6th स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट। कौन सा मुल्क देगा आपको इतनी आसानी से कोई पासपोर्ट। तो भाइयों कोई भी सवाल हो, डू राइट मी इन द कमेंट, और बताओ, पूछो भाई से, भाई आपको आंसर करेगा इंशाल्लाह। और यू कैन ऑल्सो इनबॉक्स मी ऑन फेसबुक। तो सवाल लेकर आओ, फिर बात करते हैं इसके बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, चाओ।